प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा, 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का किया उद्घाटन। संबोधन में पिछली सरकार पर भी बोला हमला। G23 के नेताओं से हुई कांग्रेस परेशान। सदस्यता अभियान को लेकर मेंबरशिप फॉर्म में किए गए कई बदलाव, 10 बिंदुओं का किया उल्लेख। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने के बाद अलग अलग राज्यों ने दिया अपना योगदान। राजधानी दिल्ली में भी हुआ 2 करोड़ का वैक्सीनेशन आंकड़ा पार। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश में चिकित्सा ढांचे का उद्घाटन। बोले, राजस्थान राज्य है कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए तैयार। मुंबई ड्रग्स केस में आया नाटकीय मोड़, गवाह ने लिया एनसीबी पर आरोप। समीर वानखेड़े ने किया सभी आरोप को खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर यूपी पहुंचे हैं। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया। यहां अपने संबोधन में मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। मोदी ने यह भी पूछा कि क्या कभी किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ हो। बता दें कि ये कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवैया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और जौनपुर जिलों में स्थित है। इन 9 मेडिकल कॉलेजों की लागत 2,329 करोड़ रुपए है। वहीं मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की तस्वीर खराब कर दी थी, बीमारियों की वजह से बीमार कर दिया गया था। वहीं पूर्वांचल यूपी पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। आगे कहा गया कि पिछली सरकारों की प्राथमिक अपने लिए कामना होता है, वहीं उनकी मोदी सरकार के प्राथमिक गरीबों का पैसा बचाना, गरीबों के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना है। महात्मा बुद्ध का पावन धरती सिद्धार्थनगर में हम आप सभा का प्रणाम करित है। महात्मा बुद्ध जौने धरती पर आपन पहले कई जीवन बिताइन, वहे धरती पर साए आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा कर बदे ये एक बड़ा कदम है। सार्वजनिक मंचों से अपनी ही पार्टी की आलोचना करने वाली G23 नेताओं से कांग्रेस सावधान हो गई है। पार्टी की ओर से 1 नवंबर को शुरू हो रहा है सदस्यता अभियान को लेकर मेंबरशिप फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत पार्टी ने इस बिंदुओं का उल्लेख किया है, जिसमें एक शर्त यह भी है कि सदस्यता लेने वाले व्यक्ति को यह अल्फनामा देना होगा कि वह पार्टी के नीतियों और निर्णयों को आलोचना सार्वजनिक तौर पर नहीं करेगा। इसके अलावा यह शर्त भी रखी गई है कि सदस्यता लेने वाला कोई भी व्यक्ति कानून सीमा से अधिक संपत्तित नहीं रहेगा। कांग्रेस के मेंबरशिप फॉर्म में साफ तौर पर लिखा है कि मैं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद व लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए सदस्यता लेता हूँ। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुले तौर पर यह किसी तरह से पार्टी मोर्चा के अलावा पार्टी की स्वीकृति, नीतियों व कार्यक्रमों की आलोचना नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने वादों और घोषणा पत्रों के साथ जनता के बीच में हैं। इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। उन्होंने आगे कहा कि सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति के सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा। 10 लाख तक इलाज सरकारी, यानी अगर यूपी कांग्रेस सरकार बनाती है तो सभी बीमारियों के लिए सरकार 10 लाख का मुफ्त इलाज मुहैया करेगी। हाल ही में देश में कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान ने 100 करोड़ के आंकड़े पूरे कर दिए हैं।
यानी देश में 100 करोड़ लोगों को टीका दिया जा चुका है। हालांकि सिर्फ 31% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लगे हैं। भारत की इस उपलब्धि में अलग अलग राज्यों का अपना योगदान है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 23 अक्टूबर तक दिल्ली में कुल 2,86,762 डोज वैक्सीन लगाई गई हैं। इनमें से 1,28,93,327 लोगों को पहली और 71,53,455 को दूसरी डोज लगाई गई हैं। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 1.5 करोड़ लोग हैं। इस हिसाब से 85.95% आबादी को कोरोना का पहला जबकि 47.68% को दोनों डोज टीका लग चुके हैं। बता दें कि मई 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को लिखे एक पत्र के मुताबिक दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है। इनमें से करीब 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य है। 1.5 करोड़ योग्य लोगों में से सबसे अधिक संख्या 45 से अधिक उम्र के लोगों की है, जो करीब 57 लाख है। दिल्ली में 18 से 45 उम्र तक के 52 लाख लोग वैक्सीनेशन के लिए योग्य हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनकी अगवानी की। यहां से अरविंद केजरीवाल 7 साल पुराने मामले में सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हुए। बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उपचार संहिता के उल्लंघन समेत अन्य आरोपों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अमेठी में केस दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी में कोई रुचि नहीं ली जा रही थी, जिसका नतीजा रहा कि मुकदमे की सुनवाई काफ़ी समय लंबित हो गई। MP MLA कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से DM को पत्र भेजकर शासन स्तर पर इस मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए भी कहा था, जिससे कार्रवाई आगे बढ़ सके। MP MLA कोर्ट ने जज पिंक जयंत ने सभी को तलब किया है। वहीं सोमवार को अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सूरज आरती में भी शामिल होंगे। इसके बाद मंगलवार को केजरीवाल रामलला और हनुमान नगरी के भी दर्शन करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को प्रदेश में चिकित्सा ढांचे का उद्घाटन किया और इसी बीच उन्होंने ये कहा कि राजस्थान राज्य अब कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया है और राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर गोवा तक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राज्य के चिकित्सा संस्थानों में NICU के PIUC, ICU, ऑक्सीजन उत्पादन और तरल चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 231.6 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और 50.61 करोड़ रुपए के कार्यों की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। रूस और ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों में हालात एक बार फिर से खराब होने लगे हैं। भारत के भी राज्यों में मामले बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में सतर्कता बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान स्थिति को बेहतरीन तरीके से संभाल कर कई लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा, हमारे प्रयासों के देश और दुनिया में सराहना हो रही है। मुझे बहुत पसंद था कि आज एक साथ में जिस रूप में बड़े संख्या में ICU बेड भी और ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाए गए, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण हुए और निकू और पीकू बेड्स बच्चों के लिए उनका भी शिलान्यास भी किया गया, लोकार्पण भी हुआ और करीब 624 सिलेंडर की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट जो 5 अस्पताल लगे, उसी के बिरला ग्रुप, HDFC, टेक महिंद्रा, NLC बरसिंह सर द्वारा लगाए गए। तो और कुछ हमारे विधायकगण जो हैं उन्होंने भी अपने
एवेल फंड से ये प्लांट लगाने के लिए आगे आए हैं। उन तमाम मेरे साथियों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगे आकर के इस काम को और इसके महत्व को समझा है। मुंबई ड्रग्स केस में उस समय बड़ा नेगेटिव मोड़ आ गया है जब प्रभाकर सैल नाम के गवाह ने एनसीबी पर ही गंभीर आरोप लगा दिया है। एक तरफ उसने कह दिया कि एनसीबी ने खाली कागजों पर साइन करवाए थे, वहीं बाद में यह और दावा कर दिया कि समीर वनखंडे ने 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। अब इन आरोपों के बीच समीर वनखंडे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में एनसीबी डायरेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि कुछ लोगों के गलत इरादों के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चिट्ठी में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि कई लोग उन्हें गिरफ्तार करवाने और जेल भेजने की बात कर रहे हैं। बता दें कि प्रभाकर सैल ने जो आरोप लगाए हैं उस पर एनसीबी ने भी सफाई पेश कर दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिसने आरोप लगाए हैं वो खुद इस केस से एक गवाह है और जब ये मामला कोर्ट में चल रहा हो ऐसे में कोई बयान भी कोर्ट में जाकर ही देना चाहिए। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेना गलत है। एनसीबी ने यह भी कहा कि समीर वनखंडे ने सभी आरोपों को से खारिज कर दिया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नया मोड़ देते हुए एक स्वतंत्र गवाह ने रविवार को दावा किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी और फरार गवाह केपी गोसावी सहित कुछ अन्य लोगों ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के गिरफ्तार बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने दावा किया, आर्यन को 3 अक्टूबर को एनसीबी कार्यालय लाने के बाद उन्होंने गोसावी को फोन पर डिसूजा नामक एक व्यक्ति को 25 करोड़ रुपए की मांगे। हालांकि एनसीबी अधिकारी ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे पूरी तरह से झूठ और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वनखंडे के नेतृत्व में इस महीने की शुरुआत में एजेंसी ने क्रूज पोत पर नशे का भांडाफोड़ किया था और उसके बाद मामले के 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इस समय आर्यन मुंबई के अर्थ रोड जेल में बंद हैं। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बम्बई हाई कोर्ट में संभावित 26 अक्टूबर की सुनवाई होगी। त्यांचे मग ते व्हिडिओज वगैरे मी बघितले, पुण्याची प्रकरण वगैरे। आज मी हा जो व्हिडिओ सादर करत आहे कारण की मला समीर वानखेडे यांची मला भीती वाटायला लागली। कारण की माझ्या मिसेसचाही काही दिवसापूर्वी फोन आलेला आणि तिला पोलिसांचे फोन गेलेले फक्त इन्क्वायरीसाठी। तर आज माझ्या फॅमिलीला जर काही झालं तर मग मी कोणासाठी जगायचं? म्हणून आज मला समीर वानखेडेंची भीती वाटायला लागली, म्हणून मी आज व्हिडिओच्या मार्फत तुम्हाला सर्वांना सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे। मुंबई के आपत्ति इलाके में क्रूज पोत से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में स्वतंत्र गवाह ने रविवार को दावा किया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी और कुछ अन्य लोगों ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से मामले में गिरफ्तार बेटे आर्यन खान को रिहा करने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की। मामले में गवाह प्रभाकर सैल ने मीडिया को बताया कि एनसीबी अधिकारियों ने उनसे 9 से 10 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा। हालांकि एनसीबी अधिकारियों ने आरोपों से इनकार करते हुए पूरी तरह झूठ और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। त्यांचे मग ते व्हिडिओज वगैरे मी बघितले, पुण्याची प्रकरण वगैरे। आज मी हा जो व्हिडिओ सादर करत आहे कारण की मला समीर वानखेडे यांची मला भीती वाटायला लागली। कारण की माझ्या मिसेसचाही काही दिवसापूर्वी फोन आलेला आणि तिला पोलिसांचे फोन गेलेले फक्त इन्क्वायरीसाठी। तर आज माझ्या फॅमिलीला जर काही झालं तर मग मी कोणासाठी जगायचं? म्हणून आज मला समीर वानखेडेंची भीती वाटायला लागली, म्हणून मी आज व्हिडिओच्या मार्फत तुम्हाला सर्वांना सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव जारी है। किसी दिन मामले बढ़ते तो किसी दिन मामले कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं।
इससे पहले रविवार को 15,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में 443 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि इस दौरान 18,000 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या भी कम हुई है। देश में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या अब 1,67,695 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते एक दिन में 18,762 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही 3,75,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना के एक्टिव केस सिर्फ 1,67,695 रह गया है, जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की बढ़ती संख्या से तीसरी लहर की चिंता बढ़ गई है। त्योहारों के समय कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसारने लगा है। वहीं कई राज्यों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सक्रिय हो रहा है। सूत्रों की माने तो वैक्सीनेशन का भी डेल्टा वेरिएंट पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। पिछले साल मई-जून में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ हुई हिंसक झड़प और दोनों देशों के बीच जारी सैन्य गतिरोध के दौरान असाधारण वीरता तथा अदम्य साहस का परिचय देने वाला भारत निलंबित सीमा पुलिस के 20 जवानों को किया गया है। केंद्रीय आधुनिक कल बल ITBP के जवान 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा अपने प्राथमिक उद्देश्य के तहत सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैनात हैं। ITBP के प्रवक्ता मुताबिक पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले 20 में से 8 जवानों को पिछले साल 15 जून को गलवाना नाला के मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके वीरतापूर्ण कार्य, सावधानी पूर्व योजना और सामरिक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करने के लिए पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया। वहीं पूर्वी लद्दाख के फिंगर 4 क्षेत्र में 18 मई 2020 को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए ITBP के 6 जवानों को PMG से सम्मानित किया गया है, जबकि बाकी 6 जवानों को उस दिन लद्दाख में हॉट स्प्रिंग असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत निलंबित सीमा पुलिस के स्थापना दिवस पर रविवार को बल के कर्मियों को बधाई दी है और कहा कि जब भी देश को ज़रूरत पड़ी उन्होंने अदम्य साहस व समर्पण के साथ जवाब दिया। मोदी ने ITBP के 60वें स्थापना दिवस पर एक ट्वीट में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक हमारे ITBP के हिमवीरों ने देश के आह्वान पर अदम्य साहस व समर्पण दिखाया है।